नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल सकुशल होंगे। हम आपके लिए आज लेके आ चुके हैं बहुत बेहद ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक शास्त्र। तो आप राजनीतिक शास्त्र पढ़ते जरूर होंगे, लेकिन राजनीतिक शास्त्र की परिभाषा क्या होती है, राजनीतिक शास्त्र में पढ़ाई किस चीज की होती है, वो चीज मैं आपको आज समझाने आया हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताने वाला हूं राजनीतिक शास्त्र कहते किसे हैं। तो राजनीतिक शास्त्र किसे कहते हैं, तो यहां देख लीजिए हमने लिख रखा है राजनीतिक शास्त्र किसे कहते हैं। सामाजिक विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत राज्य एवं सरकारों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत राज्य एवं सरकारों का अध्ययन किया जाता है, उस शास्त्र को क्या कहते हैं, उस शास्त्र को ही हम राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। राजनीतिक शास्त्र के जनक कौन है, राजनीतिक शास्त्र के जनक है बच्चों अरस्तु। कौन है, अरस्तु। और राजनीतिक शास्त्र को हम पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं, राजनीतिक शास्त्र भी कहते हैं, नागरिक शास्त्र भी कहते हैं, और इसे हम प्यार से सिविक्स भी कहते हैं। चलिए, राजनीतिक शास्त्र के तीन नाम, पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र और सिविक्स, तीनों इसे हम कहते हैं। चलिए, राज्य की बारी आती है। हमने क्या पढ़ा अभी, हमने पढ़ा राजनीतिक शास्त्र उस शास्त्र को कहते हैं जिसके अंतर्गत राज्य एवं सरकारों का अध्ययन किया जाता है। तो हमें पता होना चाहिए राज्य क्या है, राज्य के निर्माण के लिए किस किस चीजों की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, हम किसी गांव को राज्य नहीं बोल सकते हैं, किसी कस्बे को राज्य नहीं बोल सकते हैं। हर एक चीजों का कुछ ना कुछ शर्त होता है, हर एक चीजों के लिए कुछ ना कुछ शर्त है। जैसे आपका शर्त क्या है, पढ़ाई करना। आपका शर्त क्या है, अपना मेहनत करना। आप जैसे आपके हर एक काम का कुछ ना कुछ शर्त होता है। आपके विवाह करने का भी शर्त होता है, आपकी उम्र 18 वर्ष से पार होनी चाहिए, आप योग्य होने चाहिए, आप अपने पैरों पर खड़े होने चाहिए। अब 18 साल से पहले अगर शादी कर लो तो आपकी मर्जी है, लेकिन हर चीजों का कुछ ना कुछ शर्त और उद्देश्य होता है। उसी तरीके से राज्य के लिए राज्य के 4 तत्व हैं। राज्य के कितने तत्व हैं, 4 तत्व हैं। किसी भी राज्यों के निर्माण के लिए 4 चीजों की होना अत्यंत आवश्यक है। वो चीजें कौन कौन है, देखिए, सबसे पहला, किसी भी राज्य के निर्माण के लिए भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, कुछ एरिया होना चाहिए, उसका प्रॉपर एरिया होना चाहिए। दूसरा, जनसंख्या होना चाहिए। अब देखिए, भौगोलिक क्षेत्र होगा, क्षेत्रफल होगा, अगर जनसंख्या नहीं होगा तो राज्य में क्या गाय भैंस रहेगा, सिर्फ पेड़ पौधा रहेगा नहीं ना, घोड़ा गधा तो रहेगा नहीं। इसीलिए भौगोलिक क्षेत्र पहला, और दूसरा हो गया जनसंख्या, तीसरा हो गया संप्रभुता। तीसरा क्या हो गया बच्चों, संप्रभुता, और चौथा आ जाएगा सरकार। ये चारों महत्वपूर्ण तत्व हैं। किसी भी राज्य का निर्माण तभी हो सकता है जब ये चारों तत्व मौजूद होगा, अन्यथा उसे राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। अब देखेंगे हम लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है, तो सबसे पहले मैं लोकतंत्र को इस तरह देखेंगे कि हमें दोबारा देखने की आवश्यकता ना पड़े। देखिए, लोकतंत्र, देखिए, सबसे पहले बच्चे का जन्म होता है, उसके बाद उसका नाम दिया जाता है, नाम के बाद वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके बाद वो कुछ काम करता है। सबसे पहले नाम हुआ ना, सबसे पहले हम नाम देख लेंगे, आखिर नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा। देखिए, डेमोक्रेसी मतलब होता है लोकतंत्र। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। लोकतंत्र को अंग्रेजी शब्द में हम डेमोक्रेसी कहते हैं। लोकतंत्र को क्या कहते हैं, अंग्रेजी शब्द में डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी 2 यूनानी शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस प्लस क्रेसी। डेमोस प्लस क्रेसी। डेमोस क्या है, यूनान का शब्द है, क्रेसी क्या है, यूनान का शब्द। डेमोस को इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक, और पब्लिक को हिंदी में कहते हैं जनता। क्रेसी को इंग्लिश में कहते हैं रूल, और रूल को हिंदी में कहते हैं शासन, अर्थात जनता का शासन। देखिए, स्पष्ट रूप से हमने लिख दिया है डेमोस प्लस क्रेसी, ये दोनों क्या है, यूनानी शब्द है। पब्लिक प्लस रूल, डेमोस को इंग्लिश में पब्लिक और क्रेसी मतलब रूल, ये दोनों क्या है, रूल और पब्लिक क्या है, अंग्रेजी शब्द है। और पब्लिक को हम हिंदी में कहते हैं जनता, और रूल को हिंदी में कहते हैं शासन। ये हो गया हिंदी शब्द, अर्थात जनता का शासन। लोकतंत्र क्या है, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था, जनता का शासन, जनता के लिए शासन, और जनता के द्वारा चलाए गए शासन ही क्या है, लोकतंत्र है। अर्थात याद रखना है 3 चीज आपको, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल, 3 चीज याद रखना है, जनता का,
जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाया गया शासन ही लोकतंत्र है। ये परिभाषा किसने दिया था? ये परिभाषा दिया था अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने, समझे। और लोकतंत्र में जनता को ही सर्वोत्तम माना गया है, मतलब सर्वोत्तम, सभी में उत्तम। लोकतंत्र में जनता को सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना गया है, अर्थात कहें तो सब कुछ करता धरता सर्वे सर्वा जनता को ही माना गया है। लोकतंत्र के दो रूप होते हैं, लोकतंत्र के दो रूप होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। इसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, इसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कहते हैं। दोनों में अंतर क्या है? प्रत्यक्ष में जनता सीधे सरकार को चुनती है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे सरकार को चुनती है, और अप्रत्यक्ष में जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और प्रतिनिधि अपने सरकार को तय करती है। अर्थात अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अब सीधे सरकार को नहीं चुन सकती है, जनता जब भी चुनेगी तो अपने प्रतिनिधि को ही चुनेगी, समझे, डायरेक्ट सरकार को नहीं चुनेगी। जैसे हमारे भारत में है, हमारे भारत में क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। चलिए, प्रत्यक्ष में क्या होता है? प्रत्यक्ष में जैसे बहुत सारी जनता है, बहुत सारी जनता है, मान लीजिए 1 लाख जनता है, 1 लाख जनता है और 5 लोग, 2 लोग खड़े हुए हैं चुनाव में, मानिए ये 2 लोग खड़े हुए चुनाव में, यहां 1 लाख जनता इसी दोनों में से डायरेक्ट किसी को भी चुन सकती है, वोटिंग करेगी और जिसका वोट ज्यादा होगा वो सरकार बन जाएगा। ऐसा प्रणाली कहां है? ऐसा है स्विट्जरलैंड में। ऐसा कहां है? स्विट्जरलैंड में, समझे। और अप्रत्यक्ष में क्या होता है? अप्रत्यक्ष में जनता सीधे अपने सरकार का चुनाव नहीं कर सकती है। जनता किसे चुनती है? अपने प्रतिनिधि को चुनती है, अपने सांसदों को चुनती है, अपने विधायकों को चुनती है, और वो निर्णय करते हैं कि हमारा सरकार कौन होगा। जैसे भारत की आबादी 150 करोड़, भारत की आबादी 150 करोड़, और भारत में लोकसभा के सदस्य कितने हैं? 543। और देखिए भारत के लोग किसको चुन रहे हैं? 543 प्रतिनिधि को चुन रहे हैं, और ये तय करेंगे कि हमारे देश का पीएम कौन होंगे, नरेंद्र मोदी होंगे या फिर राहुल गांधी होंगे या फिर सोनिया गांधी होगी, कौन होंगे, कौन डिसाइड करेंगे? ये हमारे चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं ना, वो ही डिसाइड करेंगे कि हमारा पीएम कौन होगा। और हमारे बिहार में, बिहार की आबादी मान लीजिए, अनुमानित मान लीजिए अगर 10 करोड़ बिहार की आबादी है, तो बिहार में विधानसभा का सीट कितना है? विधानसभा का सीट है 243, और जनता क्या कर रही है? इस 243 मेंबर को चुनेगी और ये तय करेंगे हमारे सीएम कौन होंगे, नीतीश कुमार होंगे, तेजस्वी यादव होंगे या चिराग पासवान होंगे, कौन होंगे ये डिसाइड करेंगे कौन? हमारे प्रतिनिधि। देखिए प्रतिनिधि को हम चुनेंगे, प्रतिनिधि को हमारी जनता चुनती है, लेकिन ये प्रतिनिधि ही डिसाइड करते हैं कि हमारे सीएम कौन होंगे और हमारे पीएम कौन होंगे। समझ रहे हैं? आशा करते हैं आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अर्थात हमारे भारत में जनता डायरेक्ट सरकार को नहीं चुन सकती है। अर्थात हमारे भारत में कैसी प्रणाली है? अप्रत्यक्ष। कैसा लोकतंत्र है जी? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का अगर उदाहरण बोला जाए तो कहां हो जाएगा? भारत, और इधर स्विट्जरलैंड। प्रत्यक्ष में स्विट्जरलैंड और अप्रत्यक्ष में भारत। आशा करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।